नमस्कार। कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गौतम। दर्शकों, बारिश के बादलों ने इस बार फिर प्रदेश को कभी ना भूलने वाले जख्म दिए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून इस बार कहर बनकर बरसा है। कहीं बाढ़ आई, कहीं भूस्खलन, तो कहीं पर बादल फटने जैसी घटनाएं हुई। कितनों ने अपनों को खोया, अपने आशियानों को खोया। लोगों ने इस बरसात में अपनी जीवन भर की कमाई को खो दिया। जीवन भर की कमाई बरसात में बह गई। आपदा आफत बनकर बरसी। आज खास कार्यक्रम में हम मॉनसून के दौरान आने वाली इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं पर बात करेंगे। जानेंगे कि आखिर प्रकृति हमसे इतनी नाराज क्यों है। आखिर क्यों हमारी नदियां अपने किनारे छोड़कर मानव आबादी को अपना शिकार बना रही हैं। आखिर क्यों हमारे पहाड़, हमारे जंगल भूस्खलन के चलते बर्बाद हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान डॉक्टर एस रंधावा जी, जो कि हिमकॉस्टे में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार मॉनसून जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आया और पिछले साल भी जिस तरह से मॉनसून ने हिमाचल को कभी ना भूलने वाले जख्म दिए, इस बार के मॉनसून ने उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया। क्या कारण मानते हैं? क्योंकि इस बार और पिछली बार जो एक बात कॉमन थी वो थी क्लाउड बर्स्टिंग, और इस बार जो है ये क्लाउड बर्स्टिंग जो है काफ़ी कॉन्टिन्यूस हुई, काफ़ी फ्रीक्वेंटली हुई। क्या वैज्ञानिक कारण इनके पीछे मानते हैं? देखिए, क्लाउड बर्स्टिंग कोई नया फिनोमेना नहीं है, ठीक है। ये पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। अक्सर मानसून के दौरान ये चीज़ें थोड़ा एक्सेलरेट कर जाती हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पहाड़ी राज्यों में इंटेंस कन्वेक्टिव एक्टिविटी, या जोग्राफिक लोकेशन जो है वहाँ का, या फिर क्लाइमेट चेंज, या फिर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, या फिर और मानसूनल डिप्रेशंस। ये सारी चीज़ें मिला के एक आप जैसे क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं, ये क्लाउड बर्स्ट का एक रूप लेती हैं। परंतु क्लाउड बर्स्ट में ऐसा है कि कोई क्लाउड बर्स्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। जैसे 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाना, तो ये पहले भी होती रही है। अभी जैसे हाल ही में जुलाई और अगस्त में रामपुर ज़िला में समेज में काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। 3 एडजॉइनिंग बेसिन्स थे, बागी पुल वाला, समेज पुल वाला और घानबी वाला। यहाँ पे आधी रात को 31 जुलाई और 1 अगस्त की मिडनाइट में काफ़ी बारिश हुई, काफ़ी पानी आया और वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। अकेले समेज में ही करीब 33 लोग जो हैं वो बह गए उस पानी में। करीब 15-16 घर जो हैं वो उस पानी में चले गए। तो हमने ये देखा कि हम फील्ड में गए थे, तो जो वहाँ का एरिया है, वहाँ की टोपोग्राफिकल कंडीशंस हैं, एक तो वो बहुत डीप वैलीज़ हैं, ठीक है, जो हाई क्लिफ्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो लैंडफॉर्म डेवलप हुए हैं वो ये दर्शाते हैं कि इस नाले का जो हमारा समेज नाला था वो पहले भी अक्सर वहाँ पे हाई फ्लड वाटर लेके आता रहा है, क्योंकि जो लैंडफॉर्म डेवलप हुए हैं वैसे साधारणतः कंडीशंस में डेवलप नहीं होते हैं। करीब 20-30 फीट तक डेवलप हो चुके थे, बड़े वाइड प्लेन्स थे। फिर जो लोगों ने वहाँ पे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुई है, पहले 2000 से पहले वहाँ पे घर नहीं थे, वो जहाँ पे जो 12 घर गए हैं एक जगह से, पहले वहाँ घर नहीं थे कोई। परंतु 2000 के बाद डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुई, लोगों ने अपने घर बना दिए, और वो जो फ्लड टेरेस था, यानी कि फ्लूवियल टेरेस, जो पानी फ्लड पुराने कोर्स में पानी में बाढ़ में वो डिपॉजिट हुए थे, वहाँ पे अब घर बन गए। तो जैसे हाई क्लिफ से पानी नीचे उतरा, हाई वेलोसिटी थी उसकी, और जैसे वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ उस फ्लड टेरेस को उसने हिट किया, और जितने भी घर थे सारे के सारे वो उसमें चले गए। सर, डिफरेंट बात ये थी कि क्लाउड बस्टिंग तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि पहले से भी होती आई है, लेकिन इस बार कॉन्टिन्यूटी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लाउड बस्टिंग। देखिए, अभी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एक एविडेंस है उसका कि आपको एक्सट्रीम वेदर मिलेंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मिलेंगे, इरेटिक रेनफॉल पैटर्न रहेंगे, या तो बहुत बारिश हो रही है तो बहुत बारिश होगी, या तो बारिश नहीं होगी। इस तरह की चेंजेस आपको क्लाइमेट में देखने को मिलेंगी, जो एक हम कह सकते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज की ओर बढ़ रहे हैं, या ये चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यही एक उसका हिस्सा है जो हम आजकल पहाड़ों में देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये सारी जो मैंने चीज़ें बताया कि क्लाउड बर्स्ट होने के लिए जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर राइज करती है, कूलिंग कॉजेज़ कंडेंसेशन की वजह से वो ज़्यादा हाइट गेन नहीं कर पाते, जहाँ पे हमारे डीप वैलीज़ या नैरो क्लिप्स हों, गॉर्जेस हों,
तो वहाँ पे फिर ये वर्स्ट कर ठीक है, जाते तो हैं। आपका मानना है कि जलवायु परिवर्तन की तरफ क्योंकि हम बढ़ रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स जो है ये है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारी एयर होगी उसमें मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी जो बढ़ जाती है। फिर जब ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन होगा तो कूलिंग कंडेंसेशन की वजह से वो ज़्यादा बरसात करेंगे। इस तरह के जहाँ के हमारे जो टोपोग्राफिकल लोकेशंस हैं, जैसे समेज हो गया या कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी नैरो वैलीज़ हैं जहाँ पे हाइट नहीं गेन कर पाते बादल और वो वर्स्ट कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक लोकल एरिया में लोकलाइज कंडीशन में वो काफ़ी पानी बरसाते हैं, जिसको हम या हम उसको क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, एसबीआई की एक रिपोर्ट थथी जिसमें कि 1900 से लेकर 2022 तक का डाटा दिया गया था कि पूरे देश में अगर बात करें उसमें पूरे देश का डाटा था कि करीब 763 जो बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो देश में आई है, और इनमें से नुकसान की जब बात हुई तो 150 बिलियन डॉलर नुकसान जो है इस दौरान देश को हुआ, और उसमें 91 लाख, एक बड़ा आंकड़ा, इतने लोगों की जान जो है इन बड़ी आपदाओं में। इस रिपोर्ट में जो खास और ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि करीब पिछले 24 वर्षों में ज्यादा आपदाएं बढ़ी हैं। 300 के करीब जो ये बड़ी प्राकृतिक आपदाएं थी वो 24 वर्षों में आई। तो क्या हमने कुछ सीखा नहीं है क्या? अपने पास में जो कुछ हुआ उससे हम कुछ सीख नहीं पा रहे, या फिर यूं कहें कि जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं उसी तरह से आपदाओं की गति भी बढ़ रही है? बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि 2000 के बाद जो टेम्परेचर जो है अब्रप्टली राइज कर रहे हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो रिटेंशन जो मॉइस्चर्स भी बढ़े हैं, मॉनसून पैटर्न चेंज हुए हैं, तो हमारे जो मोस्टली जो हमारे फ्लड, इसमें जो फ्लड्स हो गए या अर्थक्वेक, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो इस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स या हज़ार्ड जो हैं वो भी उसी प्रपोर्शन में वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक और रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की थी और किस तरह से हमारा जो वार्मिंग की वजह से जो तापमान है वो राइज हो रहा है। उसमें ये बताया गया कि जो हमारा 1.5% की दर से जो है हम इस समय ऊपर चल रहे हैं, 1.5 डिग्री और प्रति पर दशक जो है ये 0.2% सेल्सियस जो है ये बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन साउंड करता है, काफ़ी अलार्मिंग लगता है। तो इसके लिए हम तैयार हैं क्या? इस चीज़ों के लिए इनको प्रिवेंशन के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो आप बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब एनहांसमेंट हुई है ग्लोबली, और हर जगह ये फील हुई हो रही है, ठीक है। और इसके मुख्यतः 3 कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग। एक तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। दूसरा क्लाइमेट चेंज, ये जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन जो हैं वो बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियल जो प्लास्टिक वेस्ट एनर्जी है वो, या फिर फॉसिल फ्यूल की तरफ हम पावर जनरेशन फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं, उससे भी कंजम्पशन से भी ये, तो ये 3, या फिर डिफॉरेस्टेशन, डाउन कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये 3 मुख्यतः कारण हैं हमारे इस टेम्परेचर को बढ़ने के। तो पहाड़ों में भी, परंतु पहाड़ों में जो है अगर हम टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो पहाड़ों के अपने इश्यूज़ हैं, अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है और हमारी जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशंस हैं और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपेंडेंट है सारी, ठीक है। और हमारी जो इकॉनमी है वो हाइड्रो पावर के ऊपर भी डिपेंडेंट है सारा। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी थ्रेट रहेगी इनको, चाहे वो हम पानी की बात कर लें या एग्रीकल्चर की बात कर लें। आप देखिए जैसे हॉर्टिकल्चर में पहले जो सेब है, एप्पल जो है पहले कुल्लू वैली में काफ़ी नीचे तक होता था, परंतु अब जो एप्पल जो है वो ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो इस तरह की चेंजेस हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पैटर्न में भी देखने को मिल रही हैं। और जो आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हमारे जो वाटर रिजर्व्स हैं जो कि क्रायोस्फीयर है हमारा, चाहे वो स्नो है, ग्लेशियर्स है, आपने देखा होगा कि सर्दियों में पिछले 2 सालों से शिमला में आपने बर्फ़ नहीं देखी है, ठीक है। अब आपको भी बर्फ़ देखने के लिए और ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि लास्ट विंटर में करीब एक ही स्पेल जो है वो स्नोफॉल हुआ था। उससे पिछले साल जो है 2022 के विंटर में शिमला में बर्फ़ नहीं पड़ी थी। इस तरह की चेंजेस जो है आपको देखने को मिल रही हैं इस ग्लोबल वार्मिंग में या टेम्परेचर इंक्रीज़ के पैटर्न से।
ठीक है सर, ग्लेशियर्स की आप बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले दिनों अखबारों में भी हमने पढ़ा कि हिमाचल में गेफांग ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हुआ और उससे जो वहाँ पर झील है, जिससे वो कृत्रिम झील गेफांग झील, उसका जलस्तर बढ़ा है। क्या ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन है? क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में सिक्किम में भी ऐसे ही एक ग्लेशियर्स में बर्स्ट हुआ था और काफ़ी नुकसान जो है उस एरिया में हुआ था। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हम मुख्यतः हमारे यहाँ पे 4 बेसिन हैं। सतलुज बेसिन है, रावी बेसिन है, ब्यास बेसिन है और चिनाब बेसिन है। ठीक है, तो जो आप गिपांग घात की बात कर रहे हैं वो हमारा एक चिनाब बेसिन में पड़ती है, जो कि चंद्रा रिवर बेसिन में है। तो गिपांग घात एक ग्लेशियर है जो कि सिसु में आके मिलता है। ठीक है, तो वो करीब 4000 मीटर हाइट पे है, उसका जो स्नाउट है। और उसके आगे एक झील बनी हुई है जो कि 1967 में करीब उसका जो आकार था 0.27 हेक्टेयर था। ठीक है, और आज की डेट में उस लेक का जो है, जो ग्लेशियर लेक है, वो करीब 110 हेक्टेयर के करीब हो चुकी है। क्या हो रहा है कि जैसे ग्लेशियर्स टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, अब स्नो ग्लेशियर्स जो हैं एक डायरेक्ट इंडिकेटर्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मेल्टिंग फास्ट होती है, मेल्टिंग फास्ट होती है तो ग्लेशियर जो है वो रिसीड करते हैं या फिर वो कम होते जाते हैं। तो वही हो रहा है हिमालयाज़ में, क्योंकि जो टेम्परेचर जो है वो हायर हिमालयन रीजन में ज़्यादा हैं, ये प्रूव भी हुआ है और स्टडीज़ बताती हैं कि जो हायर हिमालयन रीजन में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू लोअर हिमालयन रीजन, यानी कि जो हमारे प्लेन वाले इलाके हैं। और जो हमारा HKH हिंदू कुश हिमालय है उसमें करीब 0.086 पर डिग्री सेल्सियस के रेट से जो है टेम्परेचर हर साल जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? जो हमारा ग्लेशियर और स्नो वाला रीजन है। तो जब आप बात कर रहे हैं गिपांग घात ग्लेशियर की, तो जो उसका जो लेक है वो ग्लेशियर के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो जो लेक एरिया जो है वो 27 हेक्टेयर से 110 हेक्टेयर हो गया है करीब 50 सालों में। तो मतलब अगर हम उसको देखें एवरेज जो है, यानी कि 1.50 हेक्टेयर जो ग्लेशियर जो है वो ख़त्म हो रहा है हर साल, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेक में। तो वो जो लेक है वो काफ़ी डीप लेक है और उसमें काफ़ी वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है। अगर वो लेक फटती है तो काफ़ी नुकसान ला सकती तो है। क्या इसको मॉनिटर किया जा रहा है? इसको बिल्कुल मॉनिटर किया जा रहा है। अभी हाल ही में पिछले महीने की बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौल की एक टीम गई थी जो भारत सरकार के उन्होंने बताया कि आप लोगों को ये लेक्स मॉनिटर करनी है। जब सिक्किम वाला ट्रेजिडी हुई थी तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में, उन्होंने बोला कि आप लोगों को हर स्टेट्स को, जो हमारी माउंटेन स्टेट्स हैं जितनी भी, उनको ये लेक्स जो है वो मॉनिटर करनी है और उनमें अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर काम करना है, ताकि कल अगर कोई लेक फटती है तो आप लोगों को पहले उसके बारे में पता चल जाए कि उस लेक में फट रही है या उसमें डिस्चार्ज बढ़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा हो रही हैं ताकि अर्ली वार्निंग जो है लोगों तक पहुंच सके। अर्ली वार्निंग का आपने जिक्र किया सर। अर्ली वार्निंग को हमने देखा कि पिछले काफ़ी समय से जो अर्ली वार्निंग्स है, प्रिजम्पशन है जो क्लाइमेट को लेके, वो सटीक बैठती नज़र नहीं आती। कहीं ना कहीं येलो अलर्ट होते हैं, ऑरेंज अलर्ट होते हैं, पर उस समय ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं खास तौर पे। तो मौसम विभाग द्वारा भी जिस तरह से अर्ली वार्निंग्स दी जाती है वो सटीक बैठती नज़र आती नहीं है कहीं। क्या तकनीक की कमी है या की जो अर्ली वार्निंग जो फोरकास्ट हैं वो काफ़ी हद तक अब ठीक होते हैं, क्योंकि जो मोस्टली ये सिमुलेशन एक्सरसाइज मॉडल बेस्ड एनालिसिस होता है तो ये काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है परंतु काफ़ी हद तक ये स्टिक रहते हैं। और जब तक आप डिजास्टर की बात कर रहे हैं अर्ली वार्निंग की, हमारे कंट्री में साइक्लोन का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है बहुत ही फुल प्रूफ है, उसकी 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, अब उसकी अर्ली वार्निंग से क्या हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट जो बहुत कम हो गया, जैसे आप भी जानते होंगे। परंतु अगर हम पहाड़ों की बात करें, हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिजास्टर हैज़र्ड्स हैं, चाहे हम अर्थक्वेक ले लें, लैंडस्लाइड ले लें, फ्लैश फ्लड ले लें। अभी आप जो ये लेक्स की बात कर रहे, गिपंगत ग्लॉफ की बात करें, ग्लॉफ मतलब ग्लेशियर लेक आउटवर्स फ्लड्स, या फिर एवलॉन्च की बात कर लें, तो यहाँ पे अपने चैलेंजेस हैं। तो जो हमारे जो अर्ली वार्निंग डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा स्टिक नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत तरह का डाटा चाहिए होता है आपको एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। ठीक है सर, डाटा की आपने बात की। मैंने एक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले 75 वर्षों में करीब 85% जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनको हम खो देंगे। और
इनको खोने के बाद स्पेशली हिमाचल के परिदृश्य में बात करना चाहूँगी, हिमाचल प्रदेश पर इसका किस तरह से असर रहेगा और हिमाचल प्रदेश में क्या जो कृत्रिम झीलें हैं ग्लेशियर से बनी हुई, इनकी संख्या बढ़ रही है क्या? देखिए, आपके क्वेश्चंस को मैं दो पार्ट में जवाब देना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन आपने बात करी है ग्लेशियर्स की, तो जो आप बोल रहे हैं कि 80% आने वाले कुछ समय में ये ख़त्म हो जाएगी, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि सारे ये मॉडल बेस्ड स्टडीज़ होती हैं। तो इसकी इतनी एक्यूरेसी या उसके बारे में नहीं मैं ज़्यादा कमेंट करूँगा, परंतु हाँ, जो हमारा अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस जो जितनी भी हमारी आइस शीट्स हैं, चाहे वह अंटार्कटिक है चाहे आर्कटिक है, सभी जो है मेल्ट हो रही हैं, उनमें आकार उनमें कम हो रहा है। उसी तरह जो हमारा हिमालय जो कि थर्ड पोल माना जाता है, वहाँ पे भी टेम्परेचर की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लेशियर कम हो रहे हैं। अगर मैं हिमाचल की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे चिनाब बेसिन है, रावी बेसिन है, सतलुज बेसिन है, ब्यास बेसिन है, तो यहाँ पे भी डीग्लेशिएशन जो है वो काफ़ी हुई है। यानी कि पिछले अगर हम 2000 और 2017 की बात करें जो हमने काम किया था, तो करीब सतलुज बेसिन में 6% के करीब जो है वो डीग्लेशिएशन हुई है, मतलब जो ग्लेशियर एरिया जो है वो ख़त्म हो गया है। उसी तरह चिनाब बेसिन में भी 7%, ब्यास बेसिन में भी 6-7% के करीब और रावी बेसिन में भी 5% के करीब डीग्लेशिएशन हुई है। मतलब जो आपका ग्लेशियर था वो उसमें मेल्ट होके निकल गया है और ग्लेशियर जो है वो अपने आकार जो उनमें साइज जो उनका कम हो गया है। और जब आपने उसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का आपका कि जो कृत्रिम झीलें बन रही हैं, तो जब ग्लेशियर पीछे हट रहा है, रिसीड कर रहा है, तो क्या होता है कि ग्लेशियर जब रिसीड कर जाता है तो उसमें बहुत सारा मोरेनिक मटेरियल होता है जो वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। जब वो वहाँ डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल या टेम्परेरी लेक्स बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक्स। ये दो तरह की होती हैं, या तो वो ग्लेशियर के आगे बनती हैं जिसको हम बोलते हैं मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक, या फिर जो ग्लेशियर के बीच में बनती है जिसको हम बोलते हैं सुप्रा ग्लेशियर लेक, जो कि ग्लेशियर के बीच में रहती है। ग्लेशियर का जो बॉडी होती है, जो ओबलेशन पार्ट होता है, उसके बीच में होती है। वो क्यों बनती है वहाँ पे? क्योंकि जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो पूरी उसको विंटर प्रेसिपिटेशन पूरी नहीं मिल पाती है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सुप्रा ग्लेशियर लेक्स। और इनकी आप संख्या की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल में जो हम काम कर रहे हैं पिछले कुछ एक दशक से इन लेक्स के ऊपर, तो इनमें लगातार वृद्धि हुई है। तो जो अवेलेबल डाटा हमारे पास है 2019 के मुताबिक सतलुज बेसिन में करीब 550 के करीब लेक्स हैं, जो ये टोटल लेक सतलुज बेसिन है। उसी तरह जो हमारा चिनाब बेसिन है उसमें 250 के करीब लेक्स हैं, ब्यास में करीब 100 के करीब लेक्स हैं और रावी में करीब 40 के करीब ऐसी तरह की लेक्स हैं। पर आप कह रहे हैं कि इनका जो पानी है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? क्या अलार्मिंग सिचुएशन है हिमाचल बिल्कुल में? है, डरने वाली बात इनको है। हम हर साल मॉनिटर करते हैं और उनका देखते हैं कि उनका एरिया जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बहुत सारी लेक्स हैं जिनका एरिया जो है वो बढ़ता है, यानी कि बढ़ता है तो मतलब उनका पानी जो है वो बढ़ रहा है। जैसे गीपंग गत का मैंने आपको बताया है, तो गीपंग गत का जो 1965 में 27 हेक्टेयर उसका एरिया था, मतलब पानी का जो एरिया था वो 27 हेक्टेयर में आज की डेट में वो 110 हेक्टेयर हो गया है। तो करीब 5 टाइम्स जो है वो उसमें एरिया इंक्रीज हुआ है। तो ये झीलें जो हैं वो इनएक्सेसिबल एरियाज में होती हैं और यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से आप नहीं पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे ये झीलें बन रही हैं और कहाँ पे इनका क्या साइज़ है, क्या इनका कितना इनमें पानी हो सकता है। परंतु पानी की मात्रा का वॉल्यूम पता लगाने के लिए थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें सेकेंडरी डाटा चाहिए होता है कि वहाँ उस लेक का डेप्थ कितना है, फिर उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। परंतु जो इनएक्सेसिबल एरिया है तो हम उसका केवल उसका टोटल एरिया निकाल पाते हैं कि उस लेक का कितना एरिया है और उसमें पानी कंपैरेटिव पिछले साल से घटा है या बढ़ा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ दीज लेक्स इंक्रीज कर रहा है और स्पेशली जो छोटे साइज़ वाली लेक्स हैं जिनका एरिया जो लेस देन 5 हेक्टेयर है वो काफ़ी बड़ा है। तो हम ये इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर इफ़ेक्ट है और ग्लेशियर्स ये दर्शाते हैं कि क्लाइमेट चेंज की होने की वजह से वो मेल्टिंग हो रही है तो वो लेक्स वहाँ पे बन रही हैं। ठीक है सर, IPCC 6 की रिपोर्ट में बताया गया कि जो हिंदुस्तान है उसमें 2 ऐसे जोन्स है जो संवेदनशील है, हिमालयाज और जो कोस्टल एरियाज है। हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य से आप इन दोनों संवेदनशील जोन्स को कैसे देखते हैं? देखिए, जो IPCC रिपोर्ट में जैसे ये कहा गया कि 2 संवेदनशील
यानी कि हाईली बर्नेबल एरिया जैसे कोस्टल एरियाज और हिमालयाज। तो जैसे मैंने बताया कि अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो अंटार्कटिक है, चाहे आर्कटिक है, या थर्ड पोल जैसे हिमालय है, टेम्परेचर बढ़ने से इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? ग्लेशियर्स के ऊपर हो रहा है। ग्लेशियर की टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर मेल्ट करेगा। जब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो हमारा पानी जो है नदियों में बढ़ेगा, ठीक है, डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो जब डिस्चार्ज बढ़ेगा अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा? हमारा सी में जाएगा। जब सी में जाएगा तो वहाँ क्या होगा? सी लेवल जो है वो राइज करेगा। जब सी लेवल राइज करेगा तो हमारे जो कोस्टल एरिया के जितने हमारे सिटीज़ हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे, वो नहीं कि वो सबमर्ज कर जाएंगे। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ हमारे हिमालयाज़ में भी थ्रेट है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हमारा जो ग्लेशियर आइस वो रिजर्व ख़त्म हो रहा है। आने वाले में टाइम में क्या होगा? आपको वाटर स्कैरसिटी होएगी, पानी की कमी होगी, चाहे वो इरिगेशन वाटर है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर है। दूसरी तरफ उसका इफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको? कोस्टल एरिया। क्यों? कोस्टल एरिया जब सी लेवल राइज करेगा तो आपको सबमर्जेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए ये कहते हैं कि ये दोनों जोन जो है वो कोस्टल एरियाज और हिमालयस दोनों ही वनरेबल है। ठीक है सर, ये तो बात हुई कि क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से या और कोई भी समस्या है, लेकिन इसको सही करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या केंद्र सरकार कोई इनिशिएटिव ले रही है? इस तरफ सरकार की तरफ से कोई ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है? कोई तैयारियां? केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी काफ़ी काम कर रही है इस डायरेक्शन में। जैसे अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना मतलब हमारे को CO2 लेवल को रिड्यूस करना। तो CO2 लेवल हम कहाँ से रिड्यूस करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से। ट्रांसपोर्ट सेक्टर फॉसिल फ्यूल सेक्टर से, ठीक है, जहाँ पे पावर जनरेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल से आप पावर जनरेट करते हो। तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ काफ़ी काम हो रहा है, केंद्र सरकार भी कर रही है, हिमाचल सरकार भी कर रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल सरकार ने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी शुरू करी है, ई व्हीकल्स को शुरू करा है, और जो कई तरह की और स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या होगा कि आपकी ग्रीन हाउसेज कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी और आप कुछ हद तक अपने जो लोकल लेवल पे है CO2 लेवल को कम करेंगे और आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है टुवर्ड्स एनहांसिंग ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो आप उसको कम कर लेंगे। सर, एक तरफ तो हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और साथ ही बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी। ये दोनों पैरेलल चलने वाली चीज़ें। इनको क्या इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विकास किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पूरे डाटा को देखते हैं तो हमें यही बात सामने आती है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम पर्यावरण को तो उसको हार्म पहुंचा के ही आगे बढ़ रहे हैं ना। देखिए, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे को दूसरी तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करनी चाहिए कि हमारे ऐसे काम करें ताकि हम पर्यावरण के साथ ना छेड़ें और कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो। जैसे अगर कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर काम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कुछ साइंटिफिक वेस्ट डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा कि आपको किस तरह की इंटरवेंशंस रिक्वायर है, पहाड़ों में किस तरह की चीज़ें आप ला सकते हैं ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि पहाड़ जो है बहुत ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही वनरेबल है। कोई भी माउंटेन्स में थोड़ा सा भी कोई चेंजेस, क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए हमारे को साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हुए हमारे को सारी जो प्लानिंग करनी है, चाहे डेवलपमेंट हाइडल पावर की बात कर रहे हैं, चाहे हम रोड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे के पैरेलल साथ चलते हुए हमारे को काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, बायो इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल की बात काफ़ी लंबे समय से हो रही है। क्या तकनीक है और इसमें किस तरह से जो है काम होगा और किस तरह से जो है पर्यावरण भी डेवलपमेंट के साथ साथ संरक्षित होगा? बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। देखिए, बायो इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, मैकेनिकल और इकोलॉजिकल टेक्निक्स को इंटीग्रेट करके हम जो हमारे लैंड सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है या सॉइल इरोजन हो रहा है उसको चेक करने के काम कर रहा है,
ठीक है। तो हिमाचल में भी इस दिशा में काम किया जा रहा है हिमाचल सरकार द्वारा। एज ए पायलट हमने सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक वेटिवरा एक प्लांट होता है, उसको केरला से लाके सोलन में हमारे जो लैंडस्लाइड्स हैं जितने भी, वहाँ पे लोकल सॉइल माइनिंग ग्रासेस के साथ उनको मिला के वहाँ लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन को इसके माध्यम से वेटिवरा ग्रास के माध्यम से चेक करने के उसको काम किया जा रहा है। एज ए पायलट सोलन में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जितनी बातचीत डॉक्टर साहब हमने की उससे कहीं ना कहीं एक बात तो समझ आती है कि जो हमारी निर्माण टेक्नोलॉजी है वही कहीं ना कहीं हमें हार्म कर रही है। तो हमें कहीं ना कहीं सुनियोजित और सुनिश्चित विकास और पथ पर आगे बढ़ते हुए जो है अपने विकास को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। तमाम जानकारी और संतुलित पर्यावरण क्यों ज़रूरी है, इसकी जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज समय आ गया है जब हमें अपनी हदें तय करनी होगी, क्योंकि अगर हम अपनी हद में रहेंगे तो नदियां भी अपने किनारे नहीं छोड़ेंगी। संतुलित पर्यावरण आज वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि संतुलित पर्यावरण हम सभी को एक सुरक्षित कवच प्रदान करता है। अगर हम इस कवच को क्षति पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान होगा। तो ज़रूरत है कि हम इस सुरक्षा कवच को सुरक्षित रखें, और इसको सुरक्षित रखना जाहिर तौर पर हम सभी की जिम्मेदारी है। संतुलित पर्यावरण आज वक्त की ज़रूरत है, आप सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।